नमस्कार। आज मैं सबको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में एक ऐसे महान गुरु हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन क्लासिकल नृत्य कथक को दिया है। और गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। नमस्कार। मैं 3 साल की उम्र से नृत्य की शिक्षा ले रहा हूँ और अपने पिता पंडित स्वर्गीय प्रभु शंकर मिश्रा जी से मैंने नृत्य सीखना स्टार्ट किया और तत्पश्चात मैंने अपने दादा गुरु पंडित जदू महाराज, जो पंडित कंठे महाराज जी के शागिर्द रहे हुए हैं और बनारस को आगे बढ़ा रहे हैं उन घराने को, तो उन्हीं से हम लोगों ने आगे शिक्षा ली। और उसके बाद किशोर अवस्था में मैंने पंडित डॉक्टर मधुकर आनंद जी, जो भातखंडी विजू कॉलेज में हैं, कार्यरत रहे, उनसे मैंने शिक्षा ली। तो आपने मतलब बचपन से ही ये शिक्षा प्रारंभ कर दी, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं और आपके पिताजी एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा अगर हमें बता पाए तो। पंडित प्रभु शंकर मिश्रा जी, जो हमारे पिताजी, सिंगारमणि बॉम्बे से उनको अवार्ड मिला और वो अलकनंदा गुरु जी से उन्होंने नृत्य शिक्षा ली और बनारस घराने को उन्होंने एक अलग मकाम पे लेके गए। और इस तरीके से उन्होंने जो है नृत्य को, एक बनारस घराने को एक नई छवि और नई दिशा दिलाई। और आज भी जो हमारे पुराने गुरु लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, वो हमारे पिताजी को याद करके कहते हैं, नहीं, जो जिस तरीके से वो डांस करते थे, जिस तरह से वो नृत्य करते थे और गायन, वादन और नृत्य तीनों पे उन पर पूरा कमांड था उनके नृत्य में। तो जैसे आपने बोला कि 3 चीज़ें वो जानते थे, तो 3 कलाओं में माहिर थे, तो क्या एक नृतक को या जो भी क्लासिकल फॉर्म को अडैप्ट करता है उसको और भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे तानपुरा हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, या मतलब वो आपकी चॉइस है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नृत्य जो है वो गायन, वादन और नृत्य जो है तीनों चीज़ों से संगीत बना है। तो अगर नृत्य करते हैं तो उसमें तबला का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताल और लय का और सुर के साथ जो गायन का होना ज़रूरी है, और तानपुरा जो है वो पूरा सुर से आधारित है। तो तीनों का समावेश होकर ही हम लोग जो है संगीत को पूरा कर पाते हैं। तो अगर एक अच्छा नर्तक है तो उसके लिए उसको तबला और गायन दोनों की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। और मैंने भी ली, पिताजी से ली और अपने बड़े भाई बहन जो हमारे संगीत में हैं उनसे भी लिया। अच्छा, तो मैंने पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कथक सीखा तो आपने भी बनारस घराने का कथक सीखा? जी, पहले मैंने बनारस घराने को ही लिया, क्योंकि पिताजी हमारे बनारस घराने के ही हैं और बनारस घराना अपने आप में एक तबले से जुड़ा हुआ घराना है। और जहाँ की विश्वनाथ नगरी है और बाबा शंकर भगवान की जो एक कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर वो डमरू और मृदंग की आवाज़ को लेके ज़्यादातर नृत्य में लिया जाता है। तबला, पखावत, मृदंग, डमरू, इनसे पूरा हमारा बनारस घराना बना हुआ है। तो उसी से हमारा शुरुआत हमारा बनारस घराने से ही हुआ। अच्छा, तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये घराना क्या होता है, अगर कोई आम इंसान समझना चाहे कि कितने तरीके के घराने हैं, कैसे ये रिलेटेड है क्लासिकल डांस फॉर्म से। बिल्कुल। देखिए, घराना जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे, जैसे खान पान का अलग अलग देखा होता है, वेशभूषा होती है, ड्रेस होती है, उसी तरीके से डांस में भी अलग अलग देशों का, अलग अलग शहरों का ना एक अपना एक रूप लेके आता है। जैसे बनारस घराना और लखनऊ घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराने में दोनों में तालमेल इस तरीके से है कि बनारस घराना जो है, लखनऊ घराने के लोग ही जो गए बनारस और बनारस में जाकर उन्होंने नृत्य को आगे बढ़ाया, तो वहाँ का एक जो एक नगरी का एक अलग जो खान पान है और वहाँ का जो ड्रेस है, बोलचाल है, वहाँ का संगीत है, उसको उन्होंने समावेश करके एक नया एक नृत्य बनाया और एक घराना बना। उसी तरीके से एक नया घराना अभी आपने सुना होगा, रायगढ़ घराना। अच्छा। तो रायगढ़ के एक राजा हमारे रहे, उन्होंने जो है नृत्य को आगे बढ़ाया और वहाँ एक अपना स्टाइल और वहाँ के कल्चर को लेके जोड़कर उन्होंने एक नृत्य को रूपरेखा दिया।
ड्रेस में भी चेंजेस हैं। जैसे लखनऊ घराना में जो ड्रेस पहनते हैं बनारस में अलग पहनते हैं। बनारस घराने में हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो धोती, बॉयज़ जो होते हैं लड़के जो हैं धोती पहनते हैं और लड़कियां साड़ी पहनती हैं। अच्छा। और अंग पे पूरे आभूषण पहनते हैं ड्रेस पे। और जो लखनऊ घराना है पूरा नवाबों का शहर रहा है तो उसमें अंग रखा पहनना आ जाता है बॉयज़ का। और गर्ल्स जो होती हैं वो घेरदार अनारकली सूट, अनारकली विद पजामी, दुपट्टा और टोपी वगैरह। तो इस तरीके से जयपुर घराना है। जयपुर घराना में क्या है कि हम लोग का पूरा एक कल्चर जो है वो बना हुआ है हमारे उसके एक रुपए का इर्द गिर्द। मतलब देखिए उसमें घेरदार पूरा लहंगा और चोली दुपट्टा, क्योंकि वहाँ पर कालबेलिया डांस, घूमर डांस, ये सारे डांस जो हैं वहाँ पर राजस्थान में और किया जाता है। तो एक राजस्थान का अपना, जयपुर का एक अपना घराना, और उसमें चक्कर की, फुटवर्क की बहुत ज़्यादा है। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे भारत में कितने प्रकार के डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं? देखिए अभी तक तो पहले हम लोग जब शुरुआती पढ़ाई लिखाई में हम थे, संगीत को सीख रहे थे, कर रहे थे, तो 5 या 6 प्रकार के उस समय हमें बताया जाता था। अभी भरतनाट्यम से एक निकल के मोहिनीअट्टम आया है। अच्छा। और एक छाऊ को भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत में जोड़ दिया है। तो अब ये 8 हो गए हैं: कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी और छाऊ। अच्छा। इस तरीके से हमारे 8 प्रकार के हो गए। और ये सब एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, बहुत डिफरेंट हैं। बिल्कुल अलग हैं। और कथक तो इन सबसे ही अलग इसलिए भी है कि कथक में हमारी उम्र नहीं होती सीखने की। हर नृत्य की सीखने की उम्र है कि आप छोटी उम्र से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बैंडिंग है, पोस्चर है जो बिल्कुल ही अलग जाता है। लेकिन कथक के लिए हमें स्ट्रेट खड़ा होना होता है। तो उसमें हम लोग जो हैं हर उम्र से, मतलब छोटे भी सीख सकते हैं, मतलब बड़े होते चले जाएंगे हम। हमारे पास आपको अगर मैं बताऊंगा कि 70+ की भी हमारी स्टूडेंट हैं। अच्छा। जो दादी बन चुकी हैं, नानी बन चुकी हैं, वो भी नृत्य सीख रही हैं, क्योंकि उनको बैंड नहीं होना है, स्ट्रेट खड़ा होकर अपने हाथों की मूवमेंट्स और हल्के चक्कर लेके भाव करके वो नृत्य करती हैं। तो ये तो काफ़ी मोटिवेटिंग बात आपने बताई है कि अगर किसी को क्लासिकल डांस फॉर्म सीखनी है तो वो किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो एक मेरी और बहुत एक्साइटेड एक क्वेश्चन था मेरे अंदर, मैं पूछना चाहती कि जैसे आपने बचपन से शुरू करा तो आई एम श्योर कि आपने अपना पहला परफॉर्मेंस भी काफ़ी छोटे होंगे तब दिया होगा। क्या ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि आपने छोटे में ही इसका अनुभव कर लिया? मुझे जहाँ तक याद है तो मैं कुछ कहानी मुझे याद है, मेरी मम्मी बताती हैं या भाई बहन बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था और मैं बैठा हुआ था और मुझे मेरे पिताजी ने दुपट्टा कमर पे बांधा और तिलक लगा के और मुझे खड़ा कर दिया। और मेरी शिक्षा भी नहीं दी गई थी और मैं बस घर का एक माहौल में रहता था। उस माहौल के हिसाब से मैंने उन्होंने बोल पढ़न किया, यमुना के तट पे नाचते कन्हैया, तत तत थे या छोम तछोम तछोम, उन्होंने बोलना शुरू किया और मैं नृत्य करता चला गया। मुझे याद भी नहीं है और उस समय वो वीडियो भी नहीं है मेरे पास, लेकिन 2.5-3 साल की उम्र होगी मेरी। तो मेरे दादाजी ने बोला कि नहीं, इस बेटे को जो है नृत्य सिखाना चाहिए। तो वही कहते हैं माहौल होता है घर का एक। तो 3 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया। हाँ, शुरुआती में मुझे दिक्कत हो रही थी कि मैं कथक नृत्य सीख रहा हूँ, मेरे भाई बहन और जो है वो म्यूजिक सीख रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा लग रहा था मैं भी तबला बजाऊँ, हारमोनियम सीखूँ, गाना सीखूँ। पर वो मुझे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं, ये हमारा जो है, बता दिया गया कि आपको यही करना है, कथक नृत्य सीखेगा ये। तो शुरुआत ऐसी स्टार्ट हुआ हमारा। तो अभी आपने बोला जैसे आपके और भाई बहन थे वो और संगीत सीख रहे थे, तो आपके घर में क्या सभी कला से जुड़े हुए हैं और कुछ अलग अलग तरीके की कला हासिल की है सबने? जी बिल्कुल। हमारी जो है, मैं बताना चाहूँगा, ये 4थी पीढ़ी है हमारी। अच्छा। और मेरे जो बच्चे हैं वो 5वीं पीढ़ी में चले गए। अच्छा। तो जो दादा से दादा हमारे जो ऊपर रहे परदादा, तो वो सारंगी वादक थे। अच्छा। सारंगी वादक हैं। और उसके बाद भी तबला, जो हमारे जो बनारस घराना है वहाँ से जुड़े हम लोग। तो नृत्य की शिक्षा हमारे पिताजी ने ली। अच्छा। तो नृत्य से फिर हमारे भाई बहनों में, जैसे मैं नृत्य करता हूँ, बड़े हमारे दोनों भाई तबला बजाते हैं, एक भाई सितार बजाते हैं, एक बहन हमारी गाना गाती हैं। तो ज्वाइंट फैमिली रही हमारे साजा ताऊ की। तो दोनों फैमिली मिला के 10 भाई बहन हम लोग हैं और उसमें सभी लोग अलग अलग चीज़ों पर अपना जो है वो अपनी फोकस उनका है। मैं नृत्य करता हूँ, बाकी सभी अलग अलग जगहों पे अपनी कार्य कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली ने इंडियन कल्चर को बहुत बचा के रखा है, प्रिजर्व करा है।
भगवान की ऐसी रही हमारे ऊपर कि हम लोगों ने को सौभाग्य भी प्राप्त हुआ ये बात का कि हमें जो है इस लाइन में जन्म भी हुआ और इसको हमको सिखाने का और इसका बीड़ा हमें मिला सिखाने के लिए। जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपने इंडिया में ही नहीं पर आपने अब्रॉड में भी अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो आप ने कहाँ कहाँ परफॉर्म करा है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडियन ऑडियंस कैसे होती है और बाहर की ऑडियंस में कुछ डिफरेंस अगर आपको लगा हो तो? देखिए 2009 में मैं पहली बार यूरोप टूर पे गया और पंडित उदय मजूमदार जो कि स्विट्ज़रलैंड में ही रहते हैं, तो उन्होंने मेरा डांस दिल्ली में देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम जाना चाहोगे बाहर। और जैसे सब युवाओं की होती है इच्छा होती कि बिल्कुल हम जाएंगे बाहर करके आएंगे, लेकिन ऐसे बातें तो बहुत होती थी पर लेके जाने वाले जैसे मुझे लगा नहीं था ऐसा ही होगा, बट उन्होंने मौका दिया और मैं गया भी वहाँ पर और गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने बहुत अच्छा हमारे सफल कार्यक्रम हुए। और मुझे वहाँ पर जो एक चीज़ नया देखने को मिला कि वहाँ के जो लोग हैं वो 10 होंगे 12 होंगे 8 होंगे लेकिन पूरा प्रोग्राम देख के जाते हैं। हमारे इंडिया में मैं देखा है मैंने कि अभी ये प्रोग्राम देखने जा रहे हैं तो पूरे 100 की लोग भी हैं, 100-150 लोग, लेकिन उसमें 20-25 लोग सुनने वाले हैं, बाकी लोग जो हैं वो उनके साथ आए हुए हैं। हाँ। और बीच में उठ के भी जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि ये प्रोग्राम के बीच में उठ के निकल गए या बातें कर रहे हैं आपस में, लेकिन बाहर ये मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उतना आदर नहीं है कला की। जो मुझे बाहर देखने को मिला कि वो 8 लोग भी बैठे हुए हैं तो बिल्कुल साइलेंट और पूरा प्रोग्राम देखने के बाद ही ताली बजती है, उसके बाद ही जाते, क्योंकि हम कलाकार हैं, बीच बीच में हम चाहते हैं कि तालियां बजे और थोड़ी सी हुटिंग, बट वो नहीं, उनको तो बोलना पड़ता था सर टुकड़ों के बाद प्लीज क्लैपिंग तो वो क्लैप करते थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये अभी परफॉर्मेंस चल रही है। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ की ऑडियंस यहाँ की ऑडियंस में फर्क तो काफी है। तो गुरुजी आपने अभी तक कितने सारे विद्यार्थियों को ट्रेन करा है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज ए टीचर? एज ए स्टूडेंट तो आई एम श्योर अमेजिंग रहा है, वो तो अनंत काल तक आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, बिकॉज कला एक ऐसी चीज़ है, सरस्वती एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना करें उतना उसका सानिध्य मिलता है। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं आपके पास, आपको कैसा लगता है कि वो क्लासिकल डांस फॉर्म को कितना सीरियस लेते हैं, कितनी % ऑफ पॉपुलेशन हमारी उसको सीखना चाहती है और उसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए सिखाने की उम्र तो मेरी बहुत छोटी थी। मेरे पिताजी चले जाते थे बीच बीच में उठ के और मुझे गद्दी पे बिठा देते थे, तो मैं बहुत छोटी उम्र से सिखाना शुरू कर दिया था मैंने। जी। लेकिन ये कि उनके सानिध्य में चल रहा था। लेकिन मेरे पिताजी की देहांत के बाद मुझे 1999 में मुझे जब मैं 11th में आया हुआ था और क्लासेस में और फादर के बाद एक्सपायर होने के बाद मुझे लगा कि मुझे ही संभालना है और मुझे सिखाना है, करना है, एक जिम्मेवारी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। तो मैंने नृत्य सिखाना शुरू किया। तो छोटे बच्चों को पहले सिखाना स्टार्ट किया। तो छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं हम, बड़ों से ज़्यादा हमें छोटों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको डांट दीजिए फिर भूल जाते हैं थोड़ी देर में कि आपने उनको कुछ बोला है। अच्छा, बड़ों के साथ क्या है प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो उनको कुछ बोल दीजिए तो देखते हैं कि किसी ने सुना तो नहीं, देखा तो थोड़ा वो फिर वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैं थोड़ा सोच समझ के मुझे सिखाना पड़ा। शुरुआत में मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि वो छोटे और बड़ों का, लेकिन ये कि जो नृत्य जो हमारा, मैं भी लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ अभी, तो जब बच्चों को देखा मैंने सिखाते हुए, तो बच्चों को सिखाते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़ों से ज़्यादा बच्चे जल्दी सीखते हैं जी, हर तरीके से, हर फील्ड में सीखते हैं जी। और डांस में भी इस तरीके याद उनको जल्दी होता है, प्लस वो उनके हैंड मूवमेंट्स, हस्तक बहुत ही क्लियर निकल के आते हैं, ज्यादा फोकस होती है। और फिर अब इस तरीके से शुरुआती और हुआ और धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4 करके मैंने करीब बच्चों को एग्जाम दिलाना शुरू किया प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से और भातखंडे से भी। तो बच्चों को जब एग्जाम दिलाना शुरू किया तो फिर बच्चों के पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं, नृत्य जो है इसकी एक जो है सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और इसको आगे हम लेके आके काम कर सकते हैं इस पे। तो इस तरीके से बच्चों को 1-2 से करते हुए आज हमारे 1000-1500 बच्चों को मैंने जो है बच्चों को सिखाया है और अभी भी नृत्य की शिक्षा दे रहा हूँ, जिसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर एज के हैं। तो आपको जैसे अब तो हमारा समाज बहुत बदल गया है, तो आप क्या सोचते हैं कि एक क्लासिकल डांसर का फ्यूचर कितना आगे तक जा सकता है? क्लासिकल डांस देखिए अभी तो बाहर भी देखिए हर जगह संस्कृत, योगा और जो नृत्य को
देश विदेश हर जगह जो है मौका दिया जा रहा है, किया जा रहा है, लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। और संगीत में गायन, नृत्य, वादन जो भी है क्षेत्र में अगर कोई करता भी है, आगे बढ़ता है, तो वो एक मुकाम पे पहुंच ही जाता है। और ना भी पहुंचे तो अंदर की जो आत्म जो होती है हमारी संतुष्टि, वो बहुत जरूरी है। तो कितना भी हम बड़े कलाकार बन जाएं, कितने भी बड़े हम जगह बना लें, जब तक जो है एक संगीत का जो है अंदर से जो अभाव होता है, बिना संगीत के कहते हैं जीवन नहीं है, और जीवन ही संगीत है। तो नृत्य का अब लोगों को भी समझ में आ रहा है, और हम देख भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ देहरादून, उत्तराखंड में भी देखा हम लोगों ने कि यहाँ की जो सरकार है या हमारी जो यहाँ की नागरिक हैं, लोग हैं, सब लोग जो है बड़े मोटिवेटिव होके उनको, बच्चों को, लोगों को सिखाना, उनको परफॉर्मेंस करवाना, उनको आगे देके जाना है। पेरेंट्स में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं कि नहीं, सिखाना है, करना है, और जॉब में भी अच्छा है अभी। तो अभी ये नहीं कह सकते कि नृत्य कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि आप डांस करते हैं, अच्छा ठीक है, और क्या कर रहे हैं। हाँ। तो वो अभी नहीं हो रहा है। डांस कर रहे हैं मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डांस और गायन वादन जो भी आप सीख रहे हैं संगीत में, तो अपने आप में मुझे ऐसा भी लगता है एक्चुअली अब बहुत सारे डांस शोज आने लगे हैं और बहुत सारे डांसर्स को प्लेटफॉर्म मिलने लगे हैं। तो जैसे समय के साथ साथ बहुत नए प्रोफेशन आ रहे हैं, तो लोग जो एक नृत्यक को देखने की एक आई होती है वो भी चेंज हो गई है। नो हाउ यू लुक एट a dancer or any performer, it changes। तो हमारी जो सरकार है वो उनकी कुछ योजनाएं हैं जिससे नर्तकों को प्रोत्साहन मिलता है, वो क्या क्या कर रही हैं? कुछ ऐसी कोई ऐसी बॉडी बनी है जो क्लासिकल डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, इंस्ट्रूमेंटल्स को आगे बढ़ा रही है? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि हम लोग को, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नेशनल स्कॉलरशिप भी है जो बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चे जो अच्छे टैलेंटेड हैं उनको सीखना है, और वो गुरु की फीस भी देनी है, ड्रेसेस भी हैं, घुंघरू भी रखने हैं, किताबें भी लेनी है। तो ये गवर्नमेंट जो है उनको प्रोत्साहन देती है। हर महीने उनकी एक जो है उनकी फिक्स इनकम जो है 5000 या 3000 ईयर वाइज ईयर उनको हम इंक्रीज भी करती हैं। और उसके बाद जब हम युवा कलाकार बन जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप संगीत को छोड़िए मत, उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ने देखा है, किया है कि एक राशि जो है वो कलाकार को देती है। और बाहर के देशों में भी हम CCRT के थ्रू, जो संस्था है हमारी CCRT, उसमें भी बच्चों को और बड़ों को जो है बाहर प्रोग्राम करने के लिए भेजती है। अच्छा। तो उसके लिए आप जो है अपने गुरु के माध्यम से, अपने रियाज से आगे बढ़िए। और अब तो इंटरनेट का जमाना है, तो वहाँ से आप देखिए, धीरे धीरे करके आपको सब रास्ताएं मिलती चली जाएंगी। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा, अभी तो सारे रास्ते खुले हुए हैं और बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे मौके हैं। मैंने सुना था ICCR एक ऐसी बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने जो काफ़ी मोटिवेट करती है और काफ़ी कल्चर रिलेटेड प्रोग्राम कराती है और लोगों को बाहर भी भेजती है कल्चरल एक्सचेंज के बारे में। तो आपने कभी उनके थ्रू कुछ किया या आपका ऐसा कोई अनुभव रहा हो? हाँ नहीं, मेरी फैमिली से भी मेरे बड़े ब्रदर जो हैं पंडित जयशंकर मिश्रा तबला वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां अवॉर्डेड हैं, तो उनको भी कम से कम 3 या 4 बार वो गए हैं। मेरी छोटी बहन शारदा ध्यानी, वो भी नृत्य में गई हैं मॉलदीव में। मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी एट प्रेजेंट अभी गई हुई हैं मॉरिशस, साधना नेगी। अच्छा। तो ऐसे हम लोग को भी और हमारे परिवार के भी और हमारे जानने वाले लोग, काफ़ी लोग जो गए हैं, और मैं भी कोशिश भी किया और गया भी। बट उसमें हमारे साथ क्या होता है, CCRT का एक टाइम पीरियड होता है, वो 1 ईयर से पहले नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, तो मैं it's like a contract जी बिल्कुल। तो देहरादून में इतने स्टूडेंट्स हैं और यहाँ का कुछ मुझे एक माहौल है, एक वातावरण है, देखिए, तो उसको मैं छोड़ के जा नहीं पाता हूँ। मैंने तो देखा है कि जब भी मैं प्रोग्राम में गया हूँ, 40 डेज, 30 डेज, 35 डेज, इससे ज़्यादा मैंने समय लिया नहीं। ऑर्गेनाइजर से मैंने पहली बात कर ली थी, मैं 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना जो है देहरादून पसंद भी है और यहाँ का एक रियाज का एक जो माहौल है वो मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए शायद मैं दिल्ली, बॉम्बे जो है सेटल भी नहीं हो पाया। मुझे बहुत कोशिश भी, बहुत मौका भी बहुत मिले मुझे। बड़े हमारे भैया ने भी कहा कि श्याम वहाँ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, गाना भी गाते हो, तबला भी बजाते हो, डांस भी करते हो, तो अच्छा आपको जो है। मैंने कहा नहीं, सब दिल्ली चले जाएंगे, सब बॉम्बे चले जाएंगे, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ भी रुकना जरूरी है। पर हाँ, मैं बच्चों को जरूर कोशिश कर रहा हूँ, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बाहर भेज रहा हूँ और
जितने जाएंगे खुलेंगे करेंगे उतना उनको जितना एक्सपोजर बिल्कुल, मिलेगा उतना बिल्कुल। बेटर। जी जी जी। और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा होती है जो आजकल बहुत विलुप्त हो गई है, और आजकल के स्कूली बच्चों को तो इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसको समझते नहीं, बस उनके लिए लगता है अच्छा कोई डे है जिसमें छुट्टी मिल जाती है। बट जो भी लोग क्लासिकल फॉर्म सीखते हैं उनके लिए गुरु पूर्णिमा एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो गुरु पूर्णिमा क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो है वो एक शिष्य और गुरु के बीच में एक ऐसे जो एक रस्म है जो कि गुरु जो है शिष्य बनाने से पहले एक ये पूजा करते ही करते हैं जी और ये कलावा पहनाते हैं हाथ में, जी इसको गंडा बोलते हैं। जी ये आप लाल धागा आप देख रहे हैं। जी 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 तो ये जो है हमारे गुरु जो है बिना शिष्य को बांधे हम अपनाते नहीं है, अच्छा और ये जन्म से काफी टाइम से समय से चला आ रहा है। और इसमें क्या है कि ये जो हमारे सावन महीना शुरू होता है तो पहले सावन में ही हम लोग फर्स्ट में हमारे ये गुरु पर्व आते हैं। और इसमें जो है कि पहले बच्चे जो हैं आते थे गुरु के पास सीखने के लिए, तो गुरु जो उनको देख लेते थे, उनको पढ़ लेते थे पहले कि ये सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। अब ऐसे मना करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, उनको भी फील हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि वो जो है मना करने के लिए एक पूजा किया, और उस पूजा में जो काले चने होते हैं, भुने हुए चने, जी वो 7 दाने उनको देते थे और उसमें वो कहते थे कि आप इसको एक एक करके निगल जाओ। वो बच्चे अच्छा। जब निगलते थे तो वो जो बच्चे सीखने नहीं आए होते हैं और वो टाइम पास कर रहे हैं या वैसे ही आए हुए हैं, उदंग मचाएंगे वहाँ पर, क्योंकि गुरुकुल में ही सीखते थे पहले, तो वो निगल नहीं पाते थे, तो बड़ी कठिनाई होती थी उनको। तो गुरुजी फिर गुरुजी को पता है सबकी वो सीखेंगे नहीं, तो वो उनको वहीं से बेटा अगले साल आना, तो ऐसे नहीं मना करते थे, इस तरीके से वो थोड़ा और बच्चों को- पक्के हो जाओ तब। बिल्कुल। जी जी तो जो निकल जाते थे उनको मन साफ है और वो सीखना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से गंडा और काला चना, तो उसमें फल मिठाई गुरु को समर्पित करके बच्चा जो है वो स्टार्ट करता है। हम लोग साल में ये हर साल पूजा करते हैं, तो गुरु पूर्णिमा भी और सरस्वती पूजा भी। और ये जो आपने बताया कि ये परंपरा जो है हमारे संगीत में ही जीवित है। जी जी और कुछ जो हमारे पहलवान हैं, कुछ जो हमारे रेसलर हैं, वो भी अभी आप देखिएगा, आप एक चीज मैं उसमें और बताना चाहूंगा कि पैर छूने की जी जी जो गुरु शिष्य में हमारे संगीत में है, पैर छूने की जो सभ्यता है वो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, हेलो है। और एक और चीज है कि जो गुरु शिष्य में हमारे साथ होता है कि गुरु जी जो बैठे हैं तो शिष्य साथ में नहीं बैठते, शिष्य नीचे बैठेंगे, नीचे। खड़े रहेंगे। ये परंपरा हमारे संगीत में अभी भी जीवित है और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी, आप कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमारे दर्शकों को देना चाहे। देखिए, अभी क्या है कि नृत्य बच्चे सीख रहे हैं और अलग अलग फॉर्म भी सीख रहे हैं, जी जी लेकिन जो कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कोई भी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य अगर बच्चा सीखता है तो एक नींव पक्की हो जाती है, बेसिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी फॉर्म सिखाइए, बच्चा एकदम सीख लेता है। लय का, ताल का, देखने का, समझने का, सारा जो है वो हमारे नृत्य में है। तो अच्छे डांसर अगर हम बनाना है, अच्छा आपको परफॉर्मेंस करनी है और एक मुकाम लेना है, तो शास्त्रीय नृत्य को जरूर सीखना चाहिए। मैं सबको बताना चाहूँगा कि नृत्य जो है वो बहुत ज़रूरी है और एक व्यायाम भी है, एक बोलते हैं कि रूटीन में जैसे योग भी है, तो उस तरीके से नृत्य सीखने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और मैं जैसे आपने रियाज की बात बोली, तो जैसे लोग दूसरे डांस फॉर्म्स करते हैं बच्चे, तो उसमें इतना रियाज नहीं करते, बट कोई क्लासिकल फॉर्म है, जैसे अगर आप पहले साल जाते हैं तो सिर्फ कोई बेसिक चीज़ वही बार बार पूरे साल कराते हैं और बच्चों को लगता है कि हमें आगे क्यों नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो होता ये है कि एक चीज करते करते हैं बच्चे बड़े सभी होते हैं। अब आप देखिए वो थोड़े हो ही जाते हैं कि नहीं, तत्कार का बोल है ता थे तत् आ थे तत्, गुरु जी थोड़ा सा लय बढ़ाते हैं, फिर वहीं ले आते हैं। शुरुआत वही रोज सुबह होती है कि भाई आप रियाज करो, तत्कार करो, लेकिन अब एक साधने से सब सत जाता है, तो साधना बहुत जरूरी है। और तत्कार को भी हम लोगों ने चेंज किया है अभी। अब तत्कार भी हम पैरों को किस तरीके से अलग अलग, कभी हम ताते थे तक फ्लैट चलाते हैं, कभी हील लगाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं। बच्चों को देख लिया है हम लोगों ने, समझ लिया है कि बच्चों को इंटरेस्ट कैसे आएगा, बीट्स कैसे समझ में आएगा। बोल को हम तत्कार के भी चेंज करते रहते हैं क्योंकि समझ में आ गया, क्योंकि हम भी उसी उम्र में थे। शुरुआत में हमें भी दिक्कत होती थी कि पिताजी हमें या गुरुजी हमें वही तत्कार क्यों कराते हैं।
अब समझ में आ रहा है, समझ में आता जरूर है लेकिन समय के बाद। तो वो जो समझ आता है वो थोड़ा समय निकल जाने के बाद, तो वो समय ही निकालना ही है और वो ही समझना है। वो बच्चों को भी समझना है, पेरेंट्स को भी समझना है, और हम लोग तो हैं ही बच्चों के साथ कि उन चीज़ों को समझा रहे हैं कि बेसिक जो है ज़रूरी है। जो कहा गया ना, करत करत अभ्यास जन्मति हुई सुजान, बार बार कोई चीज करने से परफेक्शन आ जाती है। तो बेसिकली अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो मकान बढ़िया बनेगा। तो अगर आप बार बार कोई चीज करेंगे, और क्लासिकल डांस फॉर्म ऐसी है कि वो लय ताल में आपको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा बना देगी कि आप इतने मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप नींद में भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, हम थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ आए। हम और टॉपिक्स लाएंगे डांस से रिलेटेड, और उसमें हम फिर चाहेंगे कि आप एक बार फिर आएँ हमारे पॉडकास्ट में और लोगों को और बताएं कि क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस, और वो आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। और मेरा भी यही मानना है कि मैंने खुद कथक सीखा है, तो बहुत ही एक ऐसी कला है, जब वो आ जाती है तो आपको अंदर से बहुत संतुष्टि मिलती है। और मेरा ये भी मानना है कि आपको नृत्य पहले अपने लिए और अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए सीखना चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप हो ही जाती है उनके आशीर्वाद से। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हम आगे भी बुलाएंगे और आप जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, और आप सभी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने मौका दिया, और बच्चों को समझाने के लिए, बड़ों को समझाने के लिए, और खुद को भी एक नया, क्योंकि हम जब चीज़ों के लिए बात करते हैं तो हम भी नए ताज़ा हो जाते हैं कि उन चीज़ों को हमने नए नजरिया मिल जाता है चीज़ों को देखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।